चूँकि वो ट्रेन करना चाहता है, इसीलिए 11 को शांत करने के लिए शिर्यू ने उससे कहा कि वो चाहे जितनी ट्रेनिंग कर सकता है जब वो उसे पूरी तरह सोने की कला सिखा दे। पिछले अध्याय में शिर्यू ने कामयाबी से कई कौशल दूसरे जानवरों से कॉपी कर लिए और अब जबकि उसने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली, वो सीधा आयरन ईटर्स के पास गया अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट जानवर पाने के लिए। अब अगले अध्याय पर चलते हैं। खतरनाक सीढ़ियां चढ़ने के बाद शिर्यू आखिरकार ऊपर पहुंच गया। अब इससे उसे ताज्जुब नहीं कि ये जगह सुनसान क्यों है, और उसके चौंकने की बात यह है, एक बड़ा आयरन ईटर ने उसे दरवाजे पर मिलकर अभिवादन किया और अचानक उसके पास आ गया। श्याओयू की खुशकिस्मती रही कि वो बस एक काम करने वाला था जो आयरन ईटर का मास्कोट पहने हुए था, और उस कर्मचारी ने अपना नाम लिन श्याओजू बताया। इसके साथ शियू सोच रहे हैं कि वो लोग और नॉर्मल किसी को क्यों नहीं रख सकते। फिर लिन श्याओजू ने शियू को स्पष्ट किया कि ये तो बस एक कॉस्ट्यूम है, ताकि वे हैरान न हो, मानो ये शुरुआत से ही साफ नहीं था। और शिर्यू तो बस उसे दिन के इस समय में कॉस्ट्यूम पहने देखकर हैरान थे। इसलिए शिर्यू और भी उत्सुक थे कि आखिर इस गर्मी में कोई सही दिमाग वाला कौन होगा जो कॉस्ट्यूम पहने। इसलिए उसने उस अजीब इंसान से पूछा, जिस पर लिन श्याओजू ने उसे समझाया कि वो ये सब आयरन ईटर्स की भावनाओं को अच्छे से समझने के लिए कर रही है, क्योंकि वो मानती है कि उन्हें अच्छे से समझना जरूरी है ताकि उन्हें अच्छे से पाला जा सके। ये एक प्रजनक के लिए सीखने की सबसे जरूरी बात है। आश्चर्यजनक बात यह है कि शिर्यू उसके कारणों से सहमत हो गया, पर जब शिज्यू ने उसे ध्यान से देखा, उसे याद आया कि वो भी एक प्रजनन का विशेषज्ञ है, जिससे पता चलता है कि वो उसे क्यों समझ सकता है। शिर्यू ने उसे बताया कि उसके अनुमान सही थे, लेकिन उसने ये भी स्पष्ट किया कि वो अभी नौसिखिया है और उसकी तुलना में कुछ नहीं है। उसे सीनियर बताते हुए उम्मीद कर रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे छूट मिल सकती है। पर यह नेकी का इशारा शिर्यू के उल्टा पड़ गया और उसने लिन श्याओजू के अंदर कुछ चालू कर दिया। उसे रवैया बदलकर एक शातिर व्यापारी बना दिया और उससे उसके पालतू जानवर को लेने के बाद उसे छूट पर दो ये वेशभूषा खरीदने को कहने लगी। तो बस शिर्यू के पास कोई चारा नहीं बचा और उसे श्याओजू के पीछे पीछे जाना पड़ा। और अब जब वो अंदर आ गए तो श्याओजू ने अपना कॉस्ट्यूम उतारा और अपना चेहरा दिखाया, लेकिन शिर्यू थोड़े ही कोई सिंप थे, इसलिए उसके पर असर नहीं हुआ और उसने बस और भी अजीब लगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि शिजू को शायद पांडा बहुत पसंद थे, जो वो पांडा के कॉस्ट्यूम के जाने के बाद भी दूसरा पांडा स्वेटर पहने हुए थी और उम्मीद कर रहा था कि वो उसे वो स्वेटर भी नहीं बेचेगी। भाग्य से उसका मिजाज बदला जैसे ही उसने कॉस्ट्यूम छोड़ दिया। इस तरह श्यूज दस्तावेज आसानी से सब ठीक हो गए। इसके साथ श्याओजू ने उसे बताया कि आज वह अपने पेट बीस्ट को उठा सकता है, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा देर से आ गया। अगर वो जल्दी आया होता तो वह अपनी पसंद का आयरन ईटर चुन सकता था, क्योंकि फिलहाल उनके बैच में सिर्फ एक ही बचा है। उस पे आखिरी आयरन ईटर का स्वभाव और मिजाज थोड़ा मुश्किल है, जिससे शिर्यू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एशेस की स्थिति जैसा है पोकेमॉन में। अब जब उसे उस जो हाल में है उसके बारे में जानकारी मिल गई, तो उन्होंने फैसला किया कि सीधे उस जगह जाएंगे जहां आयरन ईटर है। और जैसे वो अपनी मंजिल की ओर चल पड़े, श्याओजू ने समझाया कि आयरन ईटर सच में निकम्मे होते हैं। यह उनका सक्रिय रहने का मौसम नहीं होता है। बड़े आयरन ईटर वाले अभी तो और भी शांत होते हैं, पर छोटे वाले तो बड़े चुलबुले होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां आखिरी आयरन ईटर मौजूद था, और दूर से देखने पे तो वो शिर्यू को बिल्कुल सामान्य लगा। अचानक उसने अपना सिर पेड़ में दे मारा। अब शिर्यू को समझ में आया कि शायद वो सबसे होशियार नहीं है, पर वो उससे बात कर पाता। इससे पहले जियाओजू ने उसे समझाया कि वो ऐसी क्यों पेश आ रही है, और जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो कुछ पेचीदगियां थी, जन्म सही से नहीं हुआ था, इसलिए इसकी सेहत बाकी आयरन ईटर बच्चों के मुकाबले थोड़ी कमजोर है, जिन्होंने 1 साल की उम्र में हार्डन सीख लिया था। पर यह वो अकेला है जिसे अभी तक वो स्किल सीखनी है, और देर से पनपने वाला होना टैलेंट की कमी का संकेत होता है। इसीलिए इस बच्चे को तब तक कोई नहीं चुना था, और ये भी वजह है कि इसकी पर्सनैलिटी बाकियों से अलग है। ज्यादातर समय आयरन ईटर बहुत ही शांत होते हैं और दूसरे जीवों पर हमला नहीं करते, पर ये तो खुद को ट्रेन करने के लिए पेड़ में टक्कर मार रहा था। लेकिन इसके साथ ही अब ये बहुत ही अनुशासित हो गया है, खुद से ही ट्रेन करता है, उम्मीद में कि हार्डेन सीख जाए और भी मजबूत बने। जैसे ही मौका मिला, शायद ये कोई दुर्लभ लोह खाने वाला जानवर है जिसमें सपने भी हैं और आलसी भी नहीं है, पर कमी ये है कि इसमें प्रतिभा की कमी है। पर उसे क्या पता था कि ये जानवर शिर्यू के लिए एकदम सही है। इसलिए जब उसने सुना कि ये बच्चा गुणों में पीछे है और उसकी अच्छाइयां सिर्फ उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प है, तो उसकी आंखों में उत्साह भर गया और उसने पुष्टि के लिए पूछा। फिर भी वो शिर्यू को समझाने की कोशिश करती है कि हर दिन किसी को इतना अनुशासित लोह खाने वाला नहीं देखते, और इतना सक्रिय होने से जुड़ी सिर्फ एक बुराई है, वो है भारी भूख। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शियो ने उससे कह दिया कि वो लोह खाने वाले जानवर को ले लेगा, क्योंकि शियो के दिमाग में मेहनत करना और आगे बढ़ने का रास्ता है, और उसे आज्ञाकारी पालतू जानवर नहीं चाहिए जो सिर्फ खाने और सोने के बारे में ही जानता हो, जिससे जियाओजू हैरान हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः पालतू जानवरों के प्रशिक्षक उनके गुणों की परवाह करते हैं। इसलिए वो पूछती भी है कि क्या वो सुनिश्चित है।
जिस पर शिर्यू कहता है कि उसे मेहनती जानवर पसंद है और उसे लगता है कि वो और वह अच्छी तरह साथ चल पाएंगे। जैसे उसने पूछा अगर वो इसकी वजह से छूट पा सकता, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि श्याओजू भले ही उसकी सिचुएशन समझती हो, लेकिन वो उसे दाम में छूट नहीं दे सकती थी। यहाँ पर सभी आयरन ईटर के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता है, पर अगर वो इस छोटे को चुनता है तो वे उसे 1 महीने के लिए आयरन बैम्बू की सप्लाई दे सकते हैं, जिसे शिर्यू ने बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। इसके साथ श्याओजू उस जवान आयरन ईटर के पास जाती है, उसे 11 कहकर बुलाती है और उसे बताती है कि एक टेमर ने उसे चुना है। पर हैरानी की बात यह है कि आयरन ईटर में दम दिखाई दिया, क्योंकि वो श्याओजू को घूर रहा था। उसे लगता है कि आयरन ईटर कभी गुलाम नहीं बनेगा। आयरन ईटर्स निडर होते हैं और वो अपने आप में मजबूत बन सकते हैं, तो उसे टेमर की जरूरत नहीं है। लेकिन श्याओजू उसके रवैये से तंग आ चुकी थी, तो उसने 11 को अक्ल ठिकाने लगाने के लिए जमीन पर दे मारा और समझाया कि अगर वो भाग जाएगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा और टेमर का पालतू बनने से वो जल्दी से जल्दी सख्त बनना सीख जाएगा, मतलब वो तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा उसे सोने के लिए एक बेहतर माहौल भी मिलेगा, तो यहाँ रहने से कहीं अच्छा है। इस बातचीत से 11 समझी केवल ये कि उसने खाना और बिस्तर की बात कही, लेकिन इतना ही उसके ख्याल बदलने के लिए काफी था। अब 11 कहता है कि आयरन ईटर्स कभी गुलाम नहीं बनेंगे और निडर रहेंगे जब तक खाना और बिस्तर मिलता रहेगा। इसके साथ यह पक्का हो गया। 11 खुशी खुशी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। उसकी यह सोच तो शिर्यू को और भी खुश कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये चालाकी भरी होशियारी है जो अच्छे बढ़ोतरी के माहौल और अच्छे खाने की तलाश में है। इसलिए उसने 11 से वादा किया कि एक बार जब वह शक्तिशाली पालक बन जाएगा तब वह जो चाहे वो सब कुछ पा सकता है, पर उससे पहले उसे अपने आयरन ईटर्स की मेहनत पर ही जीविका चलानी पड़ेगी। इसके साथ शिर्यू ने पूछा कि क्या वे अब अनुबंध बना सकते हैं, जिस पर श्याओजू ने मंजूरी दे दी और वह पहरा भी देगी। तो बिना एक पल गंवाए श्याओजू ने अपनी पालन शक्तियों को सक्रिय किया और अनुबंध शुरू कर दिया। वही समय पे श्याओजू को 11 के बारे में खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो आखिरकार एक टेमर से मिला जो उसको चाहता था। भले ही पहले आए टेमर्स को लगता था कि उसमें प्रतिभा नहीं है, लेकिन वो अलग सोचती है, क्योंकि जन्मजात प्रतिभा की कमी को दूर किया जा सकता है पालतू बनाने का आयाम, और ये साबित हो चुका है। वैसे इसकी सबसे बड़ी प्रतिभा है कभी हार न मानना। साथ ही इसमें एक मेहनती स्वभाव है जो पहचान की चाह रखता है, और जैसे किस्मत ने उन्हें बांध दिया हो, उत्पात से बची। एक अनचाही आयरन ईटर के साथ इस संयोजन से वो सुनिश्चित है कि 11 शिर्यू के संरक्षण में जरूर विकसित होगा, जैसा वो उन दोनों के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करता है। आखिरकार शिर्यू ने सफलतापूर्वक अनुबंध किया, पर ये उसे उम्मीद से ज्यादा थका देने वाला रहा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बहुत पतला खींच गया हो। अनपेक्षित रूप से जल्द ही एक गर्माहट का एहसास हुआ और इसके साथ ही वो तुरंत स्वस्थ हो गया। जब श्याओजू ने देखा कि वो अब ठीक है, तो उसने उसकी बधाई दी और उसे सलाह दी कि वो उसे पालतू बनाने के आयाम से परिचित कराए। अभी के लिए उसे बार बार बुलाना और वापस नहीं भेजना बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो जल्दी से पालतू बनाने के आयाम का आदी हो जाए तो उसे हार्डन सीखने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। और आश्चर्यजनक रूप से उसके हैंडबुक ने उसे सूचित किया कि उसने नए पालतू जानवर के अनुबंध का पता लगाया है। तो टेमर पॉइंट्स बढ़ गए और रिकॉर्ड करने लायक स्किल स्लॉट्स भी बढ़ गए। और अब जब उसने सोचा है, उसने अपने पालतू की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त की है। शायद इसी तरह श्याओजू ने उस शावक को जीत लिया, जिससे वह खुश हो गया। हालांकि शावक बहुत कमजोर है, फिर भी उसे कुछ हासिल हुआ है। लेकिन उसके विचार अचानक शोजू के चिंता से बाधित हो गए कि वह अकेले मुस्कुरा क्यों रहा है, जिसका जवाब शिर्यू ने यह कहकर दिया कि उसे लगता है कि उसके शरीर की गुणवत्ता में अचानक सुधार हुआ है, तो वह अभी इसकी आदत डाल रहा है, जिसे उसने स्वीकार किया। और अब जबकि उसने एक जानवर चुन लिया है, शोजू ने उसे बताया कि वे अब बाकी के कागजात की व्यवस्था करेंगे और दूसरी चीजें, ताकि वह उसे वादा किया हुआ आयरन बांस प्राप्त कर सके। लेकिन इससे पहले शियू ने उससे कहा कि उसे एक और एहसान मांगना है, जिसे सुनकर वह सोची कि शायद कुछ अश्लील बात होगी। इसलिए उसने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने केवल पूछा कि क्या वह आसपास देख सकता है, क्योंकि वह अपने आयरन ईटर का अच्छा ख्याल रखना चाहता है, ताकि आयरन ईटर्स के असली आवाज को समझ सके। जिससे शोजू खुश हो गई। इसलिए उसने उसे आसपास देखने की इजाजत दे दी और वह अपने आयरन ईटर को यहाँ लाकर खेल भी सकता है। इसको जो चाहिए वो समय दो, आखिर ये इसका घर जो ठहरा। हालांकि उसने साफ कर दिया कि यहाँ उसे मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा, पर यह बात शिर्यू के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि उसे तो बस उन्हें छूना है। 2 घंटे बाद वो प्रजनन स्थल से निकल गया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। आयरन ईटर्स की कड़ा बनने की कला सीख ली, जिसे वो जल्द से जल्द 11 को सिखाना चाहता था। थोड़ी देर बाद शिर्यू अपने नए अपार्टमेंट में पहुंच गया। अच्छा हुआ, जगह 11 की ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। भले ही जगह पुरानी और खस्ताहाल थी, पर वो आसानी से इसे ठीक कर सकते थे। तो शिर्यू ने 11 को बुलाया ताकि वो साथ मिलकर इस जगह को साफ कर सकें। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, शिर्यू उस छोटे बच्चे की प्यारी सी मासूमियत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा। और अब जबकि 11 उसके सामने है, उसने तय किया कि पहले उसे कड़ा बनना सिखाएगा। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ जब 11 पहले से ही हार्डन इस्तेमाल करना जान गया था।
और उसने बताया कि उसे ये कला अच्छी नींद लेने के बाद सीखी। अब शिर्यू को समझ में आया कि टेमिंग डायमेंशन का ग्रोथ प्रमोटिंग असर कितना मददगार है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि 11 इतनी जल्दी स्किल सीख जाएगा। जब से लिन शोजू ने कहा कि उसे सीखने में 1 हफ्ता लगेगा, तो वो 11 से पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। उस प्यारे संवाद के बाद वो लोग कंपाउंड की सफाई करने वाले थे, पर तुमने ध्यान दिया होगा कि 11 को तो वो शब्द तक पता नहीं था, इसलिए उसने खुद ही सफाई करने का फैसला किया और 11 को कौशल पुस्तिका से फिर से हार्डन सिखाने की कोशिश करने लगा। अभी के हिसाब से 11 की हार्डन का स्तर तो शुरुआती ही होना चाहिए। आमतौर पर किसी कम स्तर के कौशल को शुरुआती से माहिर स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम 1 महीने की संजीदा ट्रेनिंग लगती है। इसके चलते वो सोच में पड़ गया कि एक फिर से सिखाने की घटना कितने दिनों का महारत हासिल कर सकेगी, और चूंकि कौशल पुस्तिका से कौशल सिखाने के लिए स्टेमिना की जरूरत होती है, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे बेकार स्किल, जिसका नाम सिल्क है, के साथ पहले ट्रायल करके देखना बेहतर रहेगा और देखेगा कि इसमें कितना स्टेमिना लगता है। लेकिन ये कौशल किसी आयरन ईटर को नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और उफ करते हुए सोचने लगा कि उसे नए जानवर ढूंढने के लिए कहां देखना चाहिए। मौके पे उसने पेड़ों के अंदर से जोरदार सरसराहट की आवाज सुनी, तो जब उसने ध्यान से देखा उसे एक कट्टम कीड़ा दिखाई दिया, तो उसने 11 को फटाक से पकड़ने का आदेश दिया, ये समझाते हुए कि ये उसकी पहली लड़ाई है सीखे हुनर के बाद, ताकि वो इसे गंभीरता से ले, जिस पर 11 ने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और उस पर टूट पड़ा। और बस इसी के साथ 11 ने आराम से कीड़े को पकड़ लिया। जबकि कीड़ा शिर्यू के रौबदार अंदाज को देखकर छोटा सा दिल का दौरा पड़ गया था, तो वो अपनी जान बचा के भागने लगा। लेकिन शिर्यू ऐसे ही खड़े देखते नहीं रहने वाले थे, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही निशान था, तो ये मानना पड़ेगा कि उसने हुनर को सिर्फ एक बार ही सीखा है। इसके साथ वो इस बेहतरीन मौके को हाथ से जाने नहीं देने का पक्का मन बना चुका था, इसलिए उसने उसे फिर से आराम से पकड़ लिया। मगर उसके हैरानी की बात ये थी कि कीड़े में अभी भी लड़ने की जान बाकी थी, तो उसने शिर्यू को फेशियल देने में झिझक नहीं की। लेकिन बेचारे कीड़े के लिए अफसोस की बात ये थी कि शिर्यू तो पहले से ही मास्टर थे उसके रेशम को निकालने में। 3 महीने की इंटर्नशिप की वजह से तो उसका हमला उनके लिए कुछ भी नहीं था। जैसे कि उन्होंने उससे सलाह दी कि अपनी भलाई के लिए सहयोग करे, या नहीं तो उसे उस आदमी को खिला दूंगा जो मुफ्त प्रोटीन का खाना देखकर पागल हो रहा है। वह कॉटन वर्म शिर्यू की बात मान गया, जैसे कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। जब देखा शिर्यू ने कि सिल्क वर्म सहयोग कर रहा है, तो उसने झिझक नहीं की और उसे सिल्क का कमाल फिर से सिखाया, जिससे उसकी क्षमता एकदम बढ़ गई। पर अचानक शिर्यू को एक साथ कमजोरी, भूख, थकान और नींद जैसा महसूस हुआ, पर वो इसे भूल गया जैसे ही उसने देखा कि कॉटन वर्म को दूसरी धारी मिल गई है। मतलब उसने सफलतापूर्वक सिखा दिया है। पर इसी पल सिल्क का इस्तेमाल करने का अनुभव कई बार हरे कॉटन वर्म के होश में समा गया और उसे लगा कि वो ज्यादा मजबूत हो गया है। इसीलिए उसने अपनी लड़ाई की इच्छा फिर से पाली और बिना हिचकिचाहट के उसने शिर्यू के हाथों को बांधा, जैसे कि भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन भले ही अब धागे मजबूत हो गए थे, शिर्यू के लिए वो अब भी कुछ नहीं था। तब उसे समझ आ गया कि वो कभी भी शिर्यू से नहीं बच सकता। और चूंकि उसकी सिल्क में महारत शुरुआती स्तर से उपलब्ध स्तर तक बढ़ गई थी, शिर्यू ने देखा कि इस धागे की गुणवत्ता उस धागे जितनी हो गई थी जो प्रजनन आधार पर हरे कॉटन वर्म से बनता है, और ये उस प्रजनन बेस में मौजूद ऊंची क्वालिटी के हरे कॉटन कीड़ों के बराबर है। हो सकता है इसकी ग्रोथ कम हो, पर रेशम बनाने में इसकी महारत सच में सबसे बढ़िया है। और जो और भी हैरान करने वाला है वो ये है कि इसका स्तर स्किल माहिरी के साथ ऊपर उठा है। मतलब कि हरा कॉटन वर्म दूसरी बार तब्दीलियां लेकर आया है, क्योंकि स्किल की गहराई से समझ आ गई है, या हो सकता है कुछ शक्ति शिर्यू ने उसमें चैनल कर दी हो जब उसने स्किल सिखाई। खैर, किसी भी तरह प्रयोग सफल रहा। फिर भी शिर्यू के पास कुछ स्टैमिना बचा था, तो उसने सोचा कि क्या वो उसे कोई दूसरी स्किल सिखा सकता है। आश्चर्य की बात यह थी कि शिर्यू की सभी स्किल्स पर कूल डाउन था, पर यह समझ में आता है क्योंकि हो सकता है वो अभी जो स्टैमिना खपत हुई उसे सहन कर ले, पर बिना रोक टोक के इस्तेमाल से वो जल जाएगा। तो 8 घंटे का कूल डाउन शायद एक सुरक्षात्मक कार्य प्रणाली हो सकता है, जिससे वो शायद खाना खाके और अच्छी नींद लेके ही उभर पाए। इससे उसने निष्कर्ष निकाला है कि अगर वो इस स्किल हैंडबुक का पूरा फायदा उठाना चाहता है, तो उसे अपनी बॉडी ट्रेन करनी होगी। क्योंकि अगर कोई कम स्तर की स्किल सिखाने में 8 घंटे आराम की जरूरत है, तो एक निचले स्तर की स्किल सिखाने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। और अगर वो ठीक से तैयार नहीं होते हैं, तो मिडिल और हाई लेवल की स्किल्स उसको खाली कर सकती है। अब वो सोच रहा है अगर कोई खाना या सप्लीमेंट हो जो रिकवरी का टाइम कम कर सके, जिससे वो किसी स्किल सिखाने के बाद जल्दी से अपनी फिटनेस वापस पा सके। क्योंकि पालतू जानवरों के भी सप्लीमेंट्स होते हैं, तो जरूर टेमर्स के लिए भी होंगे। पर चूंकि अब देर हो रही है, वो 11 को बताता है कि वो डिनर बनाने वाला है और वो बांस की शूट्स और स्लाइस्ड पोर्क के साथ चावल होगा, जिसके बारे में सुनकर 11 की मुंह में पानी और भी आ जाता है। और इसके साथ ही शिर्यू वहां से जाने का फैसला करता है। वो 11 को सलाह देता है कि फिलहाल थोड़ा आराम कर ले और जब डिनर तैयार हो जाएगा तो उसे बुला लेगा। चौंकाने वाली बात है कि 11 को आराम नहीं करना है, चूंकि उसने अभी अभी हार्डन सीखा है और अपने बैचमेट्स से बहुत पीछे है, इसलिए वो तुरंत ट्रेनिंग करना चाहता है।
इससे शियू को समझ आता है कि लिन शुजू सही कह रहे थे, इस आयरन ईटर के साथ कुछ गड़बड़ है। इसे लगता है कि अगर इसने ट्रेनिंग नहीं की तो डिनर के लायक नहीं है। और जब वो 11 को कहता है कि इतनी जल्दी की क्या बात है, तो 11 जोर से सिर हिलाकर मना कर देता है। तो बिना कोई चारा ना होते हुए वो उसे आंगन में अपनी कठोरता पर अभ्यास करने देता है, जबकि खुद इंतजार कर रहा होता है, जिसके लिए वह उसके फैसलों की सराहना करता है। लेकिन यहाँ पे 11 के ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है ना, पर उसको आश्चर्य हुआ। 11 ने दीवार पे मुक्का मारने का सुझाव दिया, जिसे शिर्यू ने मंजूर नहीं किया। तो उसने उसको सलाह दी कि फिलहाल हुनर को सक्रिय करना, बनाए रखना और छोड़ना सीखे, और कोशिश करे कि सबसे कम समय में किसी खास शरीर के हिस्से को मजबूत बनाए। और बाकी तकनीकों की अभ्यास वो बाद में कर सकता है, क्योंकि उसे अभी तुरंत ही चीजों को तोड़ने फोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। वो समझदार है, लेकिन उसे परेशान भी कर रहा है। तो उसने सोच लिया है कि जल्दी ही उसके लिए ट्रेनिंग उपकरण खरीदेगा, जिससे उसे याद आया कि इसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। पर नाव के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हरी सूती कीड़े को पाल सकता है, और अगर उसका रेशम अच्छे गुणवत्ता का हुआ तो वह उसे अच्छे दाम में बेच सकता है। आखिरकार अभी तो उसे सिर्फ साधारण पत्तियां ही खाने की जरूरत है। इसी के साथ वह तय करता है कि दोनों की देखभाल करेगा, और जब उसका रेशम पूर्ण कौशल के स्तर तक पहुंच जाएगा तो यकीनन वह बहुत अच्छी गुणवत्ता का होगा। अब शिर्यू की आंखों में उत्साह भरा हुआ है, क्योंकि अपनी रेशम को बेचने से उसका वित्तीय बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। कुछ ही देर बाद उन्होंने खाना खत्म किया और अब 11 सो रहा है। पूरी मेहनत से हालत खराब हो गई है, पर शिर्यू को तो फख्र है ना, क्योंकि वो खाना नहीं खाता ना जब तक ट्रेनिंग ना कर ले। और तो और खाने के बाद भी ट्रेनिंग कराने की जिद की। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर लगता है 11 शायद डर रहा होगा कि कहीं फिर से उसे छोड़ न दिया जाए। अगर वो कड़ी मेहनत न करे तो भले ही 11 सो रहा हो, शिर्यू उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही शिर्यू ने 11 को तामसिक आयाम में आराम करने के लिए अनसमंस कर दिया। लेकिन अब जब अकेला हुआ तो उसे समय मिल गया सोचने का कि वो इतना कंगाल क्यों है। उसके पास तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर तक नहीं है, इसलिए अब उसे अफसोस हो रहा है कि उसने 11 को तामसिक आयाम में वापस क्यों भेज दिया। और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसने पांडा को तकिए की तरह इस्तेमाल करने का एक मौका खो दिया। अगले दिन हरे रंग का कॉटन कीड़ा अब अपने रेशम का इस्तेमाल करके बिना पिंजरे से निकले पेड़ से पत्तियां निकाल सकता है। लेकिन अचानक उसका खाना शिर्यू के जोर जोर से चिल्लाने से बाधित हो गया। और वो ऐसे था क्योंकि वो आखिरकार ठीक हो गया है और कूल डाउन पीरियड खत्म हो गया है। तो वो अब हार्डन को आज पढ़ाना है, पर उससे पहले उसे 100 जड़ी बूटियों के हॉल में जो सप्लीमेंट्स चाहिए उनकी खोज करनी है, क्योंकि उसने फैसला किया है कि आज 11 सो सकता है और खरीदारी खत्म करने के बाद ही उसे बाहर निकालेगा। और जाने से पहले वो कीड़े के पास जाता है और उससे हाय कहता है। इसके साथ ही उसने देखा कि उसने जो पत्तियां जमा की हैं, लगता है ये हरा कपास का कीड़ा बड़ा ही बेपरवाह है। और सोचूं तो ये कीड़ा बाकी कीड़ों से भी अजीब है, जो आमतौर पर ज्यादा पौष्टिक पौधों की ओर रुख करते हैं अपने विकास और बदलाव के लिए। पर इस बंदे को तो कोई परवाह ही नहीं है। जैसे उसने उस बिना देखभाल वाले अमरूद के पेड़ की पत्तियों को खाया, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो कमजोरी की हालत में है। अगर उसने उसे अपनी स्किल्स हैंडबुक से रेशम की बुनाई नहीं सिखाई होती तो शायद वो कभी दूसरा रूपांतरण ही नहीं कर पाता। इस बात को समझते हुए वो तय करता है कि घर वापस जाते समय साधारण पौधों से कुछ पत्तियां चुनेगा उसके खाने के लिए, क्योंकि अब भी उसके पास पैसे नहीं हैं। वो आत्मिक पौधे और फल खरीदने के लिए, जिन्हें ब्रीडिंग बेस में हरे कपास के कीड़े खा रहे हैं। वाह, चारों तरफ आम पौधे के पत्तों की अपार सप्लाई है और ये उसके लिए अहम रेशम का जरिया है। तो अब इसे मरने का कोई कारण नहीं है। जल्दी ही वो अब एक चहल पहल वाले शहर के केंद्र में था, जहाँ चीजें काफी बदल चुकी थीं, उसकी यादों के दृश्यों से तुलना करें तो। और इसीलिए वो एक पर्यावरण के अनुकूल यात्रा के तरीके को देख सरप्राइज हो गया। और इसकी वजह से वहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं था, लेकिन उसे कुत्तों के लिए बुरा लग रहा था। अचानक शिर्यू ने एक जेम्स स्टोन वाली बिल्ली को देखा, जो अपने मालिक से भागती हुई लग रही थी। और वो सोच में पड़ गया कि क्या वो बिल्ली को टहला रही थी या बिल्ली ही उसे टहला रही थी, क्योंकि पेट जानवर आमतौर पर इतने उग्र नहीं होते। तो उसने माना कि वो टेमर नहीं हो सकती और उन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। और जेमस्टोन बिल्लियों को सिर्फ पालतू जानवर के तौर पर ही रखा जाता है, क्योंकि जेमस्टोन बिल्लियों की ऑप्टिकल स्किल्स को एक्टिवेट और विकसित करने के लिए अलग अलग कैट्स आई जेमस्टोन्स की जरूरत होती है। और कैट्स आई के गेमस्टोन कैट से भी महंगे होते हैं, इसलिए बिना गेमस्टोन वाली गेमस्टोन कैट को सिर्फ पालतू जानवर की तरह ही रखा जा सकता है। लेकिन गेमस्टोन के साथ एक गेमस्टोन कैट दूसरी तरफ बहुत चाहे जाने वाला जानवर होता है। कुछ ही पलों में शिर्यू अब अपने मंजिल। तो जब तुम अंदर गए, एक आदमी ने उसका स्वागत किया, इसीलिए तुम्हें बिना हिचक के पूछने में देर नहीं लगी कि क्या वो रेशम खरीदते हैं। जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन सिर्फ वो ही जो हरे कपास के कीड़ों द्वारा उत्पादित होते हैं, जो खास जड़ी बूटियां खाते हैं। और अगर रेशम उच्च दर्जे का हो और संगठन परीक्षण में पास हो जाए तो वो उससे सीधे खरीद लेंगे। फिर उस आदमी ने उसे खरीदारी गाइड दी, जिसमें उन जड़ी बूटियों की सूची मिल सकती है। शिर्यू को यह गाइड करने के लिए कि कपास का कीड़ा क्या खाना चाहिए, जिसे शिर्यू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो इसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी था, क्योंकि अपनी विरासत, वित्तीय मदद और मासिक कारण भरपाई को देखते हुए
वो खुद और आयरन ईटर को सिर्फ 1 और साल तक समर्थन कर सकता है, और अगर वो 1 साल के अंदर पेशेवर प्रशिक्षक नहीं बन पाता तो उसे ब्रीडिंग बेस पर एक सामान्य नौकरी करनी होगी, जिससे वो आयरन ईटर का भी खर्च नहीं उठा पाएगा। लेकिन वो रेशम बेचकर पैसा कमा सकता है, और अगर वो हर एक कपास के कीड़े के रेशम को परफेक्ट लेवल क्वालिटी तक सुधार सकता है तो वो आयरन ईटर का समर्थन कर सकेगा, और यहाँ तक कि वित्तीय स्वतंत्रता भी हासिल कर लेगा। और चूंकि वो इसके बारे में पूछताछ कर रहा था, वो आदमी सोचे कि अब शिर्यू रेशम बेचने में दिलचस्पी रखे है, लेकिन शिर्यू ने उसको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो बस वो 2 शीशी लेने आई थी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, जिससे आदमी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस मोफो ने तो उसका टाइम बर्बाद कर दिया। पर फिर भी उसने शिर्यू को वो दे दिया जो उसको चाहिए था, क्योंकि वो ग्राहक थी। थोड़ी देर बाद शिर्यू आखिरकार अपने घर लौट आई। वो इसलिए इतनी थकी हुई थी क्योंकि वो एकदम कंगाल थी और बस में चढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही मोबाइल फोन था। तो उसने सोचा जब कुछ पैसे होंगे तो एक मोबाइल खरीद लेगी। जब वो आराम करके उठी तो अंदर गई और जो सामान लाई थी उसे रख दिया। जो दवाई उसने खरीदी थी वो एक क्लियरिंग कैप्सूल है, और लगता है कि ये कई तरह के पौधों से बने ट्रांसेंडेंट बीस्ट से बने हैं। क्लियरिंग कैप्सूल्स का इस्तेमाल थकान कम करने और शरीर को मजबूती देने के लिए होता है। यूजर को निर्बल अवस्था में भी होश में और शांत रखता है, और कहा जाता है कि ये असरदार होते हैं। तो पालने वाले लोग लड़ाई के बाद एक कैप्सूल ले लेते हैं और इससे उसे तुरंत तरोताजा महसूस होता है। लेकिन अब उसकी जेब इतनी भारी नहीं है कि वो ये कैप्सूल टॉफी की तरह खा सके, पर इससे कम से कम हैंडबुक का इस्तेमाल करने का असर तो हल्का कर सकेगा। तैयार होके उसने 11 को बुलाया और देखा कि पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा है, इसलिए उसने समझा कि यह टेमिंग डायमेंशन के असर का कमाल होगा। जैसे कि उम्मीद थी, 11 अभी 6 घंटे की ट्रेनिंग के लिए तैयार था, लेकिन शिर्यू ने उसे कहा कि इतनी जल्दी में ना रहे और खेल और ट्रेनिंग के बीच संतुलन बनाए, जिस पर 11 को समझ नहीं आया कि उसकी मालकिन एस्टर उसे पूरा दिन ट्रेनिंग से रोक क्यों रही है। पर उससे क्या पता कि यह ऊर्जा जो वो टेमिंग डायमेंशन से लेता है आंशिक रूप से उसके पालने वाले से भी आती है। इसके अलावा शिर्यू को टेमिंग डायमेंशन को मजबूत करने के लिए ध्यान भी करना पार्टी देता है और स्किल्स हैंडबुक का इस्तेमाल भी। यही सोचकर उसे बस आह भरनी पड़ी कि अखड़ वाले पालतू जानवर को जल्दी सिखाना इतना अच्छा भी नहीं है, तो वह जल्द ही 11 को पूर्ण स्लम्बर सिखाने की सोच रहा था, क्योंकि वो मानता है कि एक विकसित ईटर को अपने तेग का खुद सामना करना सीखना चाहिए एक ट्रेनिंग सत्र के बाद। जबकि 11 अपना सिर जोर से हिला रही है, ये दिखाते हुए कि वो शिर्यू के फैसले से सहमत नहीं है। चूंकि वो ट्रेन करना चाहता है, इसीलिए 11 को शांत करने के लिए शिर्यू ने उससे कहा कि वो चाहे जितनी ट्रेनिंग कर सकता है जब वो उसे पूरी तरह सोने की कला सिखा दे, जिस पर वो खुशी खुशी मान गया। लेकिन अभी तुम उसे कठोर बनाना सिखाने की कोशिश करोगी। बिना एक पल गवाए शिर्यू ने अपनी हैंडबुक निकाली और 11 को कठोरता की कला दोबारा सिखाई। इससे निश्चित तौर पर तुम समझ गई होगी कि रेशम और कठोरता सिखाने में ताकत का खर्च बराबर है। जैसा कि उसने आधा उम्मीद की थी कि परेशानी से बेहोश हो जाएगा, पर ये अभी भी संभालने लायक है। हालांकि वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए अच्छा है कि उसके पास दवाई है। इससे वो काफी बेहतर महसूस करने लगा। अब जब उसकी मुख्य समस्या सुलझ गई थी, उसने 11 की हालत पर ध्यान दिया, जिससे वो खुश हुआ क्योंकि 11 पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भी कॉटन वर्म की तरह लेवल अप कर गया है। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।